2011 में जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद जापान ने अपने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बंद कर दिए थे। लेकिन फिर अभी 21 जनवरी यानी कि कल ही जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट किया है, जिसका नाम है काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो क्या ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दुनिया की रेस में शामिल होना है, या फिर इसलिए बनाया जा रहा है कि कार्बन एमिशन को कम करना है? क्या वजह है और क्यों इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ जापान में लोग सड़कों पर उतारा है? एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं आज का मुद्दा किस तरफ जाता है। तो दोस्तों, कहानी आती है कि जापान ने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट 21 जनवरी यानी कि कल ही, जिसका नाम क्या है? काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको मैनेज करती है टेप्को कंपनी। टेप्को कंपनी, टेप्को का मतलब क्या होता है? टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। ठीक है बच्चों, टोक्यो इलेक्ट्रिसिटी पावर कंपनी। और ये जो कंपनी है, ये एक और जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था उसको मैनेज करती थी। देखिए, ध्यान समझिएगा। एक फुकुशिमा जो जापान में है, फुकुशिमा का दाइची, दाइची DAIICHI, दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था। दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर 2011 में एक एक्सीडेंट हो जाता है, रेडिएशंस निकलने लग जाती है, तरंगे निकलती हैं, और यहां पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट की वजह से कई हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो फुकुशिमा में दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसको मैनेज कौन करता था? टेप्को करती थी। और ये टेप्को ही एक और पावर प्लांट को मैनेज करती थी, जिसका जिसका नाम था काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी मैनेज करती थी। तो लोगों का गुस्सा टेप्को पर था, इस वजह से काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी बंद करना पड़ा। ये दो ही नहीं, ऐसे तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ा जापान को, जो कि उस टाइम एक डर पैदा कर रहे थे इस प्रकार के एक्सीडेंट का। तो अभी जापान का जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, बहुत ज्यादा हद तक इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड हो चुका है कि दूसरे देशों से कोयला मंगाओ, दूसरे देशों से गैस मंगाओ, दूसरे देशों से ऑयल मंगाओ और उनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो और जापान की जरूरतों को पूरा करो। और ये जापान की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे जापान किसी रेस में नहीं शामिल होना चाहता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जापान कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के रेस में जा रहा है, नहीं। वो बेचारा अपनी बिजली बना रहा है, और वो भी बिजली बनाने के लिए इसलिए क्योंकि जापान जो है टॉप 5 में आ चुका है कार्बन एमिशन में। तो वो चाहता है कि नहीं यार, मैं कार्बन एमिशन कम करूं। इनफैक्ट 2050 तक का उसने टारगेट रखा हुआ है कि 0% कार्बन एमिशन में करूंगा, जिसकी वजह से जरूरी था इस तरीके के बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से बंद हो चुके जापान में, उसको स्टार्ट करना। इसी वजह से काशिवाजाकी को दोबारा से शुरू किया गया। और लोगों का गुस्सा भड़क चुका है क्योंकि लोग जानते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट 2011 में हो चुका है। इस वजह से उनका एक डर बैठ गया है दिल में कि क्या पता ऐसे एक्सीडेंट दोबारा से हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए। तो काशीवाजाकी क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बट इसका एग्जैक्ट लोकेशन देख लेते हैं। ये एक ऐसा पावर प्लांट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, और जिसकी जिसकी कैपेसिटी है 7,965 मेगावाट की। कहां पे स्थित है? तो निगाटा परफेक्चर, निगाटा परफेक्चर में स्थित है। और निगाटा परफेक्चर जापान में कहां पे है? तो सी ऑफ जापान कोस्ट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर जो कंपनी है, ये इसको लीड करती है, यही इसको मैनेज करती है। और जितना भी जापान में इलेक्ट्रिसिटी पहले जाती थी, तो आप समझिएगा एक और चीज कि ये जो है ना, काशिवाजाकी के 7 रिएक्टर हैं। कितने? 7 रिएक्टर्स हैं, 7 रिएक्टर्स है इस पावर प्लांट में। एक रिएक्टर की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ना भाई साहब, इतनी है कि हमारे हिंदुस्तान के तकरीबन 7 से 8 जिलों को बिजली मिल जाए, इतना ज्यादा पावर है। तो इसके पास तो 7 रिएक्टर थे, और सातों के सातों आप लोग देखोगे काशिवाजाकी जो काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद थे। और यही जो काशिवाजाकी है, जिसको 2011 में बंद कर दिया गया था फुकुशिमा के दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एक्सीडेंट की वजह से। अभी देखिए, वही एक्सीडेंट की हम थोड़ी देर बात कर लेते हैं। एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से
कूलिंग सिस्टम जो है, दाइची जो पावर प्लांट है, दाइची याद रख लेना, दाइची, ठीक है बच्चों, दाइची, दाइची याद रखना आप लोग, दाइची जो है, ठीक है, फुकुशिमा में न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था, कूलिंग सिस्टम फेल हो गया था। कूलिंग सिस्टम फेल होने की वजह से उसके 3 रिएक्टर्स थे, मेल्ट डाउन हो चुके थे, पिघल गए, गल गए, हीट बहुत ज्यादा हो गई थी ना भाई, तो कूल नहीं हो पाया, तो हीट की वजह से पिघल गए, और एक बहुत ही बड़ा, यानी क्यों कह लो कि बहुत ही गंदा न्यूक्लियर रेडिएशंस निकला और हजारों लोगों की मृत्यु होगी। इससे पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ था 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर में, यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर में 1986 में हुआ था, और उसके बाद ये सबसे बड़ा यही देखने के लिए मिलता है। अब जिसकी वजह से पूरे देश में एक पूरे नेशन वाइड एक विद्रोह फैल जाता है, एक प्रोटेस्ट फैल जाता है, लोग सड़कों पे निकल जाते हैं, और सरकार को लोगों का भरोसा जीतने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ता है। सिर्फ दाइची को ही नहीं, काशीवाजाकी जैसे बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ जाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे जापान का जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बिजली की रिक्वायरमेंट है, पूरी तरीके से डिपेंड हो जाती है इंपोर्ट पे। वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है? कोयला, ऑयल, गैस इंपोर्ट करता है, और तकरीबन 60 से 70% उसकी बिजली की जो आपूर्ति है वो इन्हीं से होती है, जिसकी वजह से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन एमिशन में आप देखोगे, कार्बन एमिशन में आप देखोगे कितना टॉप 5 में पहुंच चुका है जापान, टॉप 5 में जापान आ चुका है। इस वजह से जापान ने एनवायरमेंट की जरूरतों को समझते हुए एक कसम खाई कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी रखूंगा। कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? जितना कार्बन में मतलब एमिट करूं, उससे ज्यादा कार्बन को मैं बचा लूं, यानी कि एमिट ना होने दूं। जैसे कि मान लीजिए 100 पेड़ मैंने लगाए, जिसकी वजह से बहुत सारा ऑक्सीजन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हुआ, तो मैं उतना ही कार्बन एमिट कर पाऊं, इसको कार्बन न्यूट्रलिटी कहते हैं। या फिर वो समझ लीजिए जीरो कार्बन एमिशन का मैं लक्ष्य लेकर चल रहा हूं 2050 तक। अब इसकी वजह से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टार्ट करना जरूरी था, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इनमें से तकरीबन तकरीबन जीरो पोल्यूशन निकलता है, जीरो पोल्यूशन निकलता है, यानी कि जो कार्बन एमिशन है ना, तकरीबन तकरीबन जीरो हो जाएगा अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाएं। और इसके बाद भी एक टारगेट लिया हुआ है 2040 तक का, जापान ने, कि 20% कम से कम बिजली जो है जापान में बनाई जाएगी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हेल्प से। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लिए हैं। अब लोग भड़केंगे तो लोगों को बताना तो पड़ेगा ना, कि आप लोग घबराइए नहीं, टेंशन ना लीजिए, बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हमारे द्वारा लिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे 15 मीटर हाई एक दीवार बनाई गई है उस पावर प्लांट के अगल बगल, ताकि कोई सुनामी वगैरह आए तो दिक्कत ना हो। उसके बाद जो पावर सिस्टम है ना भाई, पावर सिस्टम जो जनरेटर है उसको बहुत हाइट पे लगाया गया है, ताकि पानी जो समुद्र तल का उठे तो वो डूबेगा नहीं, ये भी आपको सेफ्टी सिस्टम दिखाई देगा। उसके बाद जो अथॉरिटीज हैं वो लगातार चेक करती रहेंगी न्यूक्लियर प्लांट्स को, कि भैया कहीं खराबी तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक के मन में अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह का डर समाया हुआ है, क्योंकि जापान में अक्सर भूकंप आता है। जापान एक भूकंप प्रोन एरिया है, अक्सर वहां पे आप लोगों को भूकंप देखने के लिए मिलेगा। तो लोगों का डर अभी है, क्या कर सकते हैं, वो धीरे धीरे लोगों का डर जाएगा। उसके बाद देखो, जापान जो है अपना एक गोल लेके चल रहा है, इसी वजह से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बना रहा है। तो देखिए, जापान ने, मैंने आपको क्या बताया, टॉप ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन एमिटर्स में आ चुका है, टॉप 5 में आ चुका है। इसका ये फॉसिल फ्यूल शेयर जो है तकरीबन 30 से 40% तक लेके आने का टारगेट है। इसने टारगेट लिया है कि भाई साहब, अभी मेरा 60 से 70% फॉसिल फ्यूल से बिजली बना रहा हूं, अगले 15 सालों में मैं ये 60 से 70% को घटा करके 30 से 40% लेकर के आऊंगा, यानी कि फॉसिल फ्यूल से बिजली बहुत कम बनाऊंगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली ज्यादा बनाऊंगा, इसका ये लक्ष्य है। उसके बाद रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करूंगा, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा, ताकि पॉल्यूशन बहुत ही कम हो। देखिए, जापान यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, जापान यहाँ पे एक अच्छा टारगेट लेके चल रहा है, ताकि हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत ही कम फैले। उसके बाद यह आप बता ही चुका हूं कि 2040 तक जाते जाते कम से कम 20% तो बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाई जाएगी। ठीक है बच्चों, और ये एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में लेकर के जापान सारे के सारे एक्शन कर रहा है। अभी देखिए, टॉप 10 जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं पूरी दुनिया के, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। ये कैपेसिटी लिखने की जरूरत नहीं है, आप नाम समझ लीजिए और कंट्री समझ लीजिए, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी कंट्री ज्यादा बिजली बना रही है और कौन कौन सी कंट्री
कम से कम जो कार्बन एमिटर कर रही है, आपको समझ में आ जाएगा। काशीवाजाकी करीवा जापान में, कोरी साउथ कोरिया में, और हनुल साउथ कोरिया में, ब्रूस जनरेटिंग स्टेशन कनाडा में, उसके बाद यांगजियांग चाइना में, उसके बाद हनबिट साउथ कोरिया में, उसके बाद जेपोरिजिया यूक्रेन में, उसके बाद ग्रेविलाइंस फ्रांस में, उसके बाद पोलैंड फ्रांस में, उसके बाद हॉन्जिनहेन चाइना में। ये 10 आपको दिखाई देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें। आपको कई जगह काम आएंगे आंसर राइटिंग में ये सारे के सारे नाम। अभी थोड़ा इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेसिटी फिलहाल 2025 में कितनी है? 8.18 गीगावाट की, 2025 तक की बता रहा हूं, गीगावाट की। लेकिन टारगेट कितना है? 100 गीगावाट प्रोडक्शन का 2047 तक जाते जाते। इंडिया इन सबको एक क्लीन और रिलायबल एनर्जी सोर्स के रूप में देख रहा है कि भाई साफ सुथरी एनर्जी, पॉल्यूशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम इसको और ज्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज, बहुत सारे रिफॉर्म्स इंडिया लेकर के आ रहा है जिससे कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरफ बढ़े और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके। यहाँ पे देखिए भारत की बहुत सारी कोशिशें हैं। भारत ने भी एक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट लिया हुआ है, लेकिन भारत ने 2070 का लिया हुआ है। और आप देखोगे 2030 तक जाते जाते भारत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने लग जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो और कार्बन एमिशन कम हो। अभी देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में चल के देख लेते हैं कि क्या क्या और कौन कौन मैनेज करता है भारत में इस तरीके के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन है। तो देखिए फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो था एशिया का, वो बना था अप्सरा। कहां पर? मुंबई में। ऑल कॉमर्शियल प्लांट्स ऑपरेटेड बाय एनपीसीआईएल, भारत की जो एक सरकारी संस्था है एनपीसीआईएल, तो यही मैनेज करती है भारत में जितना भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज भी हैं, वो भी हैं डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एईसी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एईआरबी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीएआरसी, शांति एक्ट 2025 में जस्ट अभी अभी तो आया है, तकरीबन 20-25 दिन पहले मैंने एक सेशन में कवर भी किया हुआ है कि पहले क्या था, एनपीसीआईएल ही डील करती थी सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे भारत में। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, एक शांति एक्ट लेकर के आया गया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में। इस वजह से कि जो टारगेट है बहुत बड़ा है और प्राइवेट सेक्टर्स की हेल्प अगर मिल जाए तो हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया और मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है जिसे 2011 में बंद कर दिया गया था। तो इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, और जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेशंस, इस तरीके के लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद।